हाँ जी, एक बार फिर से राजस्थान क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने भारत का इतिहास पढ़ना शुरू किया था। हमने देखा था कि भारत का इतिहास हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। हमने प्राचीन भारत का इतिहास शुरू किया था। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू किया था जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। उसमें हमने देखा था पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो है वो उनको हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं: अभिलेख, सिक्के, चित्रकला, मूर्तियां और मोहरे। 5 भागों में डिवाइड करते हैं। हमने सबसे पहले देखा था अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। और ये अभिलेख जो है पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों और ताम्र पत्रों पर देखने को मिलते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो बोगचकुई अभिलेख, जो 1400 BC के आसपास का है। मध्य एशिया, एशिया माइनर में स्थित है। इससे 4 वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नास्तिक का अभिलेख मिलता है। भारत में अभिलेख जो है वो सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 BC के आसपास के हैं। अशोक के अभिलेख जो है वो खरोष्टी, ब्राह्मी, यूनानी और अरामाइक चार लिपियों में मिलते हैं। अशोक के अभिलेख जो है उनकी खोज 1757 में टिफेन थैलर ने की थी और उनको सबसे पहले पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप ने पाया था। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था 1837 ईस्वी में। जो अभिलेख जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे वो ब्राह्मी लिपि के थे। अशोक के 4 अभिलेख मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम और नेटपुर, ये 4 अभिलेख हैं जो जिन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी अन्य जो अभिलेख हैं उनमें अशोक का नाम देवनाम, प्रियदर्शी देखने को मिलता है। अभिलेख का जो अध्ययन है वो एपिग्राफी कहलाता है, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा था सिक्के। सिक्के जो है प्राचीन काल के सिक्के जो है उनसे शासक का नाम, वंश और उनकी उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। प्राचीन जो सिक्के होते थे वो तांबे, चांदी, शीशे और सोने के बने होते थे। प्राचीन काल के जो सिक्के थे पंचमार्क आहत सिक्के कहलाते थे, जिन्हें ठप्पा मार करके तैयार किया जाता। उसके बाद सर्वाधिक जो सिक्के थे मौर्योत्तर काल में प्रारंभ हुए थे। सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे और सर्वाधिक जो शीशे के सिक्के थे वो सातवाहन शासकों ने जारी किए थे। हमें समुद्रगुप्त का वीणा बजाते हुए सिक्का मिला है जो संगीत में उसकी रुचि को दर्शाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। फिर चित्रकला, अगला जो है चित्रकला जो है वो अजंता से हमें एक मरणासन राजकुमारी और माता और शिशु का चित्र देखने को मिला है। अजंता की 17 नंबर गुफा से जब भगवान महात्मा बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित चित्र मिले हैं। इस कारण इस जो 17 नंबर गुफा है इसको भारतीय चित्रशाला, इंडियन आर्ट गैलरी कहा जाता है। मोहरों से सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। सबसे प्राचीन जो मोहरें मिली है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है, जो स्टेराइट पत्थर की बनी होती थी। ये स्टेराइट पत्थर जो होता था मुलायम पत्थर होता था। अन्य मोहरे जो है तांबे, कांसे और पत्थर की बनी होती थी। उसके बाद हमने मूर्तियां जो है सबसे प्राचीन जो मूर्तियां हमें मिली हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिली हैं। मातृ देवी की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति और नृत्य की डांसिंग गर्ल की मूर्ति देखने में मिलती है। मानक जो स्टैंडर्ड मूर्तियां थी कुषाणों के समय बनना प्रारंभ हुई थी, जो जिन पर विदेशी प्रभाव देखा गया। इसी समय भारत में एक अमरावती कला विकसित हुई जो पूर्णतः स्थानीय शैली थी, जिस पर लोकल प्रभाव था, स्थानीय जो है प्रभाव था। कालांतर में मथुरा कला और सारनाथ कला विकसित हुई, जिनमें मूर्तियों का निर्माण हुआ था। ये हो गया हमारे पुरातात्विक स्रोत। अब हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जो है वो हम उनको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। साहित्यिक स्रोतों को हम 2 भागों में, साहित्यिक स्रोत साहित्यिक स्रोत हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत जो है 2 भागों में डिवाइड किए हमने। पहला जो है भारतीय साहित्य, ऐसा साहित्य जो भारतीयों के द्वारा लिखा गया है। भारतीय साहित्य, इंडियन लिटरेचर। भारतीय साहित्य। और दूसरा है विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य, फॉरेनर। साहित्यिक स्रोतों को हमने 2 भागों में डिवाइड किया। पहला भारतीय साहित्य, इंडियन लिटरेचर। दूसरा विदेशी साहित्य, फॉरेनर लिटरेचर। भारतीय साहित्य जो है उसको हम 3 भागों में, आगे चल के 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला धार्मिक साहित्य,
दूसरा धर्मेत्तर साहित्य, उसके बाद तीसरा संगम साहित्य, संगम साहित्य। रिलीजियस लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर, नॉन रिलीजियस लिटरेचर। और संगम लिटरेचर। हमने भारतीय साहित्य जो है, इंडियन लिटरेचर, उसको 3 भागों में डिवाइड किया। धार्मिक साहित्य, धर्मेत्तर साहित्य और संगम साहित्य। धार्मिक साहित्य जिसमें धर्म से संबंधित बातें हो, ऐसा साहित्य जिसमें धर्म से संबंधित बातें हो, धर्म की बातें की गई हो, वो होता है धार्मिक साहित्य। धर्मेत्तर साहित्य यानी कि धर्म से हटके, धर्म से अलग जो बातें की गई हो, ऐसा साहित्य धर्मेत्तर साहित्य कहलाता है। ये धर्मेत्तर साहित्य जो है उसमें धर्म को छोड़ करके, धार्मिक धर्म को छोड़ करके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों का उल्लेख किया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का उल्लेख किया गया हो, ऐसा साहित्य धर्मेत्तर साहित्य कहलाता है। संगम साहित्य, संगम साहित्य जो है वो तमिल साहित्य को कहा जाता है। तमिल लिटरेचर जो है उसको संगम साहित्य कहा जाता है। ये संगम साहित्य जो है वो दक्षिण भारत के 3 वंश थे, चैर, चोल और पांड्य। दक्षिण भारत के 3 राजवंश थे, चैर, चोल और पांड्य। इन तीन राजवंशों की जानकारी जो है उपलब्ध करवाता है संगम साहित्य। भारतीय साहित्य को हमने देखा 3 भागों में डिवाइड किया, धार्मिक साहित्य, धर्मेत्तर साहित्य और संगम साहित्य। रिलीजियस लिटरेचर, नॉन रिलीजियस लिटरेचर और संगम लिटरेचर। धार्मिक साहित्य को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला ब्राह्मण साहित्य, दूसरा जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, ब्राह्मण साहित्य ऐसा साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, पुराण, महाकाव्य आदि चीजें हम बाद में देखेंगे। वैदिक काल जब पढ़ेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे। जैन धर्म जब पढ़ेंगे हम जैन साहित्य को पढ़ेंगे। जैन धर्म से संबंधित जो साहित्य है वो जैन साहित्य कहलाता है। और बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य बौद्ध साहित्य कहलाता है। जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तब बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत हमने 2 भागों में डिवाइड किए, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। इंडियन लिटरेचर, फॉरेनर लिटरेचर। 3 भारतीय साहित्य जो है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, धार्मिक साहित्य, धर्मेत्तर साहित्य और संगम साहित्य। जब हम संगम काल पढ़ेंगे तब हम संगम साहित्य पढ़ेंगे। और ये जो धार्मिक साहित्य हम उसको 3 भागों में डिवाइड किया, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। अब देखते हैं विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य जो है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। बेसिकली विदेशी साहित्य में हम जो विदेशी यात्री थे उनका विवरण जो है पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स। विदेशी यात्री जो है उनका क्या पढ़ेंगे, विवरण पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रोम की यात्री, ट्रेवलर ऑफ रोम। चीन के यात्री, तीसरा पढ़ेंगे हम अरबी यात्री। ये जो था ये जो रोम के यात्री थे इनमें सबसे पहला था हेरोडोटस। फिर एक बंदा था टोलमी, पिलनी, हेरोडोटस, टोलमी, पिलनी
नेरियाकस, नेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस। हेरोडोटस, टोलेमी, प्लिनी, निरियाकस, अनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस। ये रोम के जो जो मेजर जो प्रमुख यात्री थे वो ये थे हेरोडोटस, टोलेमी, प्लिनी, निरियाकस, अनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। चीन के जो यात्री थे, चीन के यात्रियों में हम पढ़ेंगे ह्वेनसोंग, फायान, इत्सिंग, मातवान लिन। और अरबी जो यात्री थे उनमें हम पढ़ेंगे अल बरूनी और अल मसूदी। हमने देखा विदेशी साहित्य, विदेशी जो विवरण है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, रोम के यात्री, चीन के यात्री और अरबी यात्री। रोम के यात्रियों में हेरोडोटस, टोलेमी, प्लिनी, निरियाकस, अनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस। चीन के जो यात्री थे उनमें ह्वेनसोंग, फायान, इत्सिंग और मातवान लिन। अरबी जो यात्री थे उनमें अल बरूनी और अल मसूदी। ये इन यात्रियों के बारे में हम जो है आगे जब राजा महाराजाओं का जो इतिहास पढ़ेंगे उनमें हम देखेंगे। अब हम आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के विकास के चरण। प्राचीन भारतीय इतिहास के विकास के चरण, फेजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। हम प्राचीन भारतीय इतिहास के विकास के चरण देखेंगे, फेजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ये जो विकास के चरण हैं इनको हम साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग जो है वो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एरा, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक एरा यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिक एरा और हिस्टोरिक एरा। ये जो प्राचीन भारतीय इतिहास के विकास के चरण थे उनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इनका जो डिवाइडेशन है, जो विभाजन है वो साक्ष्यों के आधार पर किया गया। यानी हमने अभी 2 प्रकार के साक्ष्य पढ़े, एक साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरे साहित्यिक साक्ष्य। तो ये जो विकास का चरण है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एरा, इसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्य भारी मात्रा में मिले हैं, लेकिन साहित्यिक जो साक्ष्य थे साहित्यिक साक्ष्य हमें नहीं मिले। पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं लेकिन साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिले। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एरा, इसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिले। आद्य ऐतिहासिक काल जो है उसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, साहित्यिक साक्ष्य
जो लिटरेरी सोर्स हैं वो भी मिले हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं अभी। यानी आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एरा, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन हम इन्हें क्या नहीं कर पाए, अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। ऐतिहासिक काल हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं, साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं, और हम इन्हें पढ़ भी पाए हैं। यानी कि प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एरा, इसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जो अधिकतर वस्तुएं थी, गुड्स थी, वस्तुएं, अधिकतर जो गुड्स थी, जो उपकरण थे, जो टूल्स थे, वो अधिकतर जो उपकरण वस्तुएं थी वो पत्थर की बनी होती थी। इस कारण ये जो चरण है इसको नाम दिया जाता है स्टोन एज, पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एरा, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं। इस चरण में हम रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। इस फेज में जो हम रखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम इसमें रखते हैं। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एरा, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं, इन्हें हम पढ़ भी पा रहे हैं। ये जो काल है ऐतिहासिक काल, इसमें हम रखते हैं जो है वैदिक काल को, महाजनपद काल को, मौर्य काल को, मौर्योत्तर काल को, गुप्त काल को, गुप्तोत्तर काल को। ये जो फेज है, ये जो टॉपिक है, इनको हम ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। आदि ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल को पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया विकास के चरण। अब हम जो टॉपिक है, वो जो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सभ्यता क्या होती है। तो सभ्यता जो है वो एक ऐसा समाज होता है, ऐसा समाज, ऐसी सोसाइटी, ऐसा समाज जिसमें तीन चीजें विद्यमान हो। एक संस्कृति यानी कि कल्चर, सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर और सरकार। सभ्यता एक ऐसा समाज जिसमें संस्कृति हो, कल्चर हो, सामाजिक संरचना हो, सोशल स्ट्रक्चर हो, सरकार हो, गवर्नमेंट। संस्कृति से तात्पर्य कि जो परंपरा, रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान ये एक जैसा हो, वो क्या कहलाता है, संस्कृति। और सामाजिक संरचना यानी कि समाज में जो है एक ऐसी जो है सामाजिक संरचना होनी चाहिए जो व्यक्ति, परिवार और समुदाय में एकता स्थापित करे, उनके विकास के लिए काम करे। सरकार
गवर्नमेंट इस समाज में रहने वाले लोगों पर नियंत्रण करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, प्रशासन करने के लिए जो है क्या होनी चाहिए, सरकार। जो है इसको हम क्या नाम देते हैं, जो है इसे हम कहते हैं सभ्यता। सिविलाइजेशन कहते हैं ऐसा समाज, ऐसी सोसाइटी जिसमें संस्कृति विद्यमान हो, कल्चर हो, सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर हो, सरकार गवर्नमेंट हो, जिसे हम क्या कहेंगे, सभ्यता कहते हैं। अब विश्व की प्रमुख सभ्यताएं, विश्व की प्रमुख सभ्यताएं, मेजर सिविलाइजेशन ऑफ विश्व की प्रमुख सभ्यता, मेजर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में मेनली 4 सभ्यताएं विकसित हुई है, बड़ी जो लार्जेस्ट जो सभ्यताएं हैं वो 4 हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, प्राचीन सभ्यता। प्राचीन सभ्यता, एंशिएंट सिविलाइजेशन। हमने जो है समाज यानी कि सभ्यता देखते हैं कि ऐसा समाज जिसमें संस्कृति, कल्चर हो, सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर हो, सरकार गवर्नमेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे, सिविलाइजेशन, सभ्यता कहेंगे। अब विश्व की प्रमुख सभ्यता, मेजर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। उसमें जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहां तक हमने किया। अब देखेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता जो है शुरू करते हैं। ये हमने देख लिया सभ्यता किसे कहते हैं और विश्व की जो प्रमुख सभ्यता है वो हमने की। अब उसके बाद जो है अगला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, जो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई है। इसका जो विस्तार है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में विस्तृत है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में विस्तृत है। इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, जो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में विस्तृत है, जो फैला हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता, लार्जेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है वो है 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ये फैली हुई है। वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और ये इसका जो विस्तार है, भारत, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसका जो विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। ये जो सभ्यता है ये है कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने देखा कि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। इसका जो एरिया है वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। ये कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है।
ये हमने देखा। अब हम देखते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन, सिंधु घाटी सभ्यता का संक्षिप्त परिचय देखते हैं कि कैसे क्या इस सभ्यता के बारे में हमें जानकारियां मिली। संक्षिप्त परिचय। ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले 1826 ईस्वी में एक बंदा था चार्ल्स मैसन, ने हड़प्पा जो केंद्र था सिंधु घाटी सभ्यता का, उस पर क्या डाला, प्रकाश। सबसे पहले जो हड़प्पा जो सेंटर था वो चार्ल्स मैसन की नजरों में आया, उसने देखा, बाद में ये बताता है उसके, लेकिन उसकी बातों पे कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। 1853 ईस्वी में एक बंदा था, वो था अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम था। इसने हड़प्पा का सर्वे किया। हड़प्पा का जो है वो क्या किया, सर्वे किया। 1826 में सबसे पहले किसी बंदे को इस सभ्यता के बारे में, इस केंद्र के बारे में जानकारी मिली थी, वो बंदा था चार्ल्स मैसन। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा का क्या करता है, सर्वे करता है। लेकिन इस सर्वे, इसने जो है रिपोर्ट बाद में जो है गवर्नर जनरल के पास भेजी, बाद में इनकी रिपोर्ट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई चर्चा नहीं की गई। 1856 ईस्वी में दो बंदे थे, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। दो बर्टन बंधु थे, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। ये जो बंदे थे ये लाहौर से और कराची के मध्य, लाहौर से और कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे। लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे। इन्हें ईंटों की आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने पास में ढेर देखा, वो था हड़प्पा, जो वहां से इन्होंने ईंटों का यूज किया। अनजाने में जो हड़प्पा की ईंटों का क्या किया इन्होंने, यूज, ईंटों का प्रयोग किया। हड़प्पा की जो ईंट थी उनका प्रयोग किया। हमने देखा संक्षिप्त परिचय। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता, चार्ल्स मैसन को इस सभ्यता का प्रथम जो पहली बार जो पता चलता है, अलेक्जेंडर जो कनिंघम था, अलेक्जेंडर कनिंघम, उसने हड़प्पा का सर्वे किया 1853 ईस्वी में। और 1856 ईस्वी में दो बंदे थे, दो बंधु थे, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। उन्होंने जो है वो लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उन्होंने जो हड़प्पा की ईंटों का, अनजाने में जो हड़प्पा की ईंटों का क्या किया, प्रयोग किया। 1856 ईस्वी में दोबारा जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वे किया। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। कब? 1856 ईस्वी में। हमने सबसे पहले देखा 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन को इस सभ्यता के बारे में पहली बार पता चला, हड़प्पा के स्थल के बारे में पता चला। 1853 में कनिंघम ने जो है हड़प्पा का सर्वे किया। 1856 में दो बंदे थे, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। ये लाहौर से कराची में रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उस समय उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का यूज किया। उसके बाद 1856 ईस्वी में दूसरी बार जो है वो जो ये कनिंघम था, कनिंघम ने 1856 में हड़प्पा का दूसरी बार जो है क्या किया, सर्वे किया। इस बार भी इनकी रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 1861 ईस्वी में ASI की स्थापना हुई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है इसकी स्थापना की गई। इसका जो जनक माना जाता है वो माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसके प्रयासों से
अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई। अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई। 1861 में जो गवर्नर जनरल था वो था कैनिंग। कौन था? कैनिंग गवर्नर जनरल था। कैनिंग के समय जो है वो एएसआई की स्थापना हुई। किसके प्रयासों से? अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से। इस कारण जो अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? एएसआई का जनक कहा जाता है। लेकिन इनके पास पैसों का अभाव था, इस कारण ये पुरातत्व जो सर्वेक्षण पे जो है अधिक ध्यान नहीं दे पाए। 1904 ईस्वी में आगे चल के 1904 ईस्वी में एक बंदा था सर जॉन मार्शल। इसको एएसआई का महानिदेशक बनाया गया। एएसआई का डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल जो है वो बनाया गया 1904 ईस्वी में। 1904 एडी में सर जॉन मार्शल को एएसआई का महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई जो है बनाया गया। सर जॉन मार्शल ने 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी को हड़प्पा के उत्खनन के लिए नियुक्त किया। 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी को जो है 1922 में हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन के लिए नियुक्त किया। हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा, पहले देखा सभ्यता जो है क्या? ऐसा समाज जिसमें संस्कृति, सामाजिक संरचना और सरकार विद्यमान हो। सभ्यता विश्व की प्रमुख सभ्यताएं मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। फिर हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। और कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है। हमने देखा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, संक्षिप्त परिचय। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन को पहली बार जो इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका हड़प्पा का सर्वे किया। 1856 में दो बंधु जॉन बटन और विलियम बटन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तब उन्होंने हड़प्पा की ईंटों का अनजाने में जो हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का दूसरी बार सर्वे किया। उनके प्रयासों से जो है वो 1861 ईस्वी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो था उसकी स्थापना हुई। इस समय जो गवर्नर जनरल था वो था कैनिंग। यानी कैनिंग के समय जो है जो एएसआई की स्थापना हुई। इस एएसआई का जो जनक माना जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। 1904 में एएसआई का जो जनक बनाया था, एएसआई का जो महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल जो बनाया था वो सर जॉन मार्शल को बनाया गया था। सर जॉन मार्शल ने 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी को हड़प्पा के उत्खनन के लिए नियुक्त किया। 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के उत्खनन के लिए नियुक्त किया। 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया। सिंधु सभ्यता नाम दिया क्योंकि इसके जो अधिकतर जो सेंटर थे वो किसके किनारे मिले थे? सिंधु नदी के किनारे मिले थे। और जिस कारण इसे क्या कहा गया? सिंधु सभ्यता कहा गया। एक बंदा था स्टुअर्ट पिगट, एक इतिहासकार था स्टुअर्ट पिगट। उसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा था। जॉइंट कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने? स्टुअर्ट पिगट ने। आईबीसी की
स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा था, आईबीसी जॉइंट कैपिटल, जुड़वा राजधानी, क्या कहा था, जुड़वा राजधानी कहा था। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को आईबीसी की जॉइंट कैपिटल, जुड़वा राजधानी कहा था। ये हो गया हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और आगे की बातें हम जब एक एक सेंटर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि सेंटर का जो उत्खनन कब किया गया, उसकी खोज कब की गई, और इसका जो उत्खनन करता था वो कौन था, खोज करता कौन था, वहां से क्या क्या एविडेंस जो हमें जो है वो प्राप्त हुए, ये हम आगे देखेंगे। अब हम सब अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। एक्सटेंशन ऑफ आईबीसी, एक्सटेंशन ऑफ आईबीसी, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो उत्तर में मांडा, चिनाब नदी के किनारे, कश्मीर में एक जगह पड़ती है मांडा, वहां तक था। भारत का जो वर्तमान जो क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र है, उसकी बात करें तो उत्तर में जो है वो मांडा, चिनाब नदी के किनारे, दक्षिण में दैमाबाद, प्रवरा नदी के किनारे, पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है आलमगीरपुर, वहां जो है वो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, और पश्चिम में बलूचिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान का जो एक प्रांत है, राज्य है बलूचिस्तान, वहां का जो एक मैन जो मतलब जो वहां का जो एक सेंटर है वो है सुतका गैडोर, दास्क नदी के किनारे। ये तो हो गया भारत में विस्तार। अब भारत के बाहर, यानी कि हमने जो पढ़ा था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो था भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जो सबसे ऊपर, जो आईबीसी का सबसे उत्तर में जो सेंटर है वो है सोरतुगई। अफगानिस्तान में एक सेंटर स्थित है सोरतुगई, वो सिंधु घाटी सभ्यता आईबीसी का सबसे उत्तरी जो सेंटर है वो है। भारत की बात करें, भारत में उत्तर में जो सेंटर है वो है मांडा, कश्मीर, मांडा कश्मीर, पूर्व का आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये जगह पड़ती है यूपी। दैमाबाद दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, और पश्चिम में सुतका गैडोर, सुतका गैडोर, ये वर्तमान में बलूचिस्तान में जगह पड़ती है, जो एक पाकिस्तान का प्रांत है। पाकिस्तान में 4 प्रांत है, उनमें से एक प्रांत ये है सुतका गैडोर। ये जो सुतका गैडोर है ये जो दास्क नदी के किनारे स्थित है, दास्क नदी के किनारे स्थित है। ये जो मांडा जो है कश्मीर में वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित। सर्वाधिक उत्तर में जो सेंटर स्थित है वो है, सर्वाधिक उत्तर में जो सेंटर स्थित है वो है सोरतुगई। ये अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान में स्थित है, आक्सस नदी के किनारे, ऑक्सस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखा, एक्सटेंशन ऑफ आईबीसी, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। भारतीय क्षेत्र, भारतीय राज्य क्षेत्र की बात करें तो उत्तर में मांडा, कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे, पूर्व में आलमगीरपुर, यूपी में हिंडन नदी के किनारे, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, प्रवरा नदी के किनारे, सुतका गैडोर बलूचिस्तान,
पश्चिम में दास्क नदी के किनारे, और भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर की बात करें तो वह सोर्तुगई अफगानिस्तान में अक्सस नदी के किनारे। ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति है, आकृति जो शेप है, जो शेप है वो है त्रिभुजाकार। ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार है। ये हमने देखा उसका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। आज हम यहीं तक करेंगे, आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।